चौथी शताब्दी की शुरुआत का भारत आज जैसा नहीं था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर चुका था। हर एक 100 मील पर एक नया राजा था और हर राजा दूसरे का दुश्मन। उत्तर में कुषाण और शक अपनी ताकत दिखा रहे थे और दक्षिण में नए राजवंश उभर रहे थे। भारत को एक ऐसे सूत्रधार की जरूरत थी जो इन बिखरे हुए मोतियों को फिर से एक माला में पिरो सके, और यह काम शुरू हुआ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में। नमस्कार दोस्तों, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने जब भारत का इतिहास लिखा, उन्होंने एक भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा। लेकिन क्या ये तुलना सही थी? नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने आधी दुनिया जीत ली लेकिन अंत में वाटरलू की लड़ाई में सब कुछ खो दिया। उसने बंदी गृह में दमघोटू जीवन व्यतीत किया। वहीं भारत का वो सम्राट जिसने उत्तर में बर्फीले पर्वतों से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक, पूर्व के जंगलों से लेकर पश्चिम के रेगिस्तान तक सैकड़ों युद्ध लड़े, लेकिन अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। उसके शरीर पर 100 से ज्यादा घाव थे, लेकिन उसकी तलवार की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। ये कहानी नेपोलियन की नहीं है, ये कहानी उससे भी महान योद्धा की है। ये कहानी है गुप्त वंश के उस सूरज की जिसके उदय के साथ ही भारत का स्वर्ण युग शुरू हुआ, जिसने भारत को आपस में जोड़ा अपने धर्म और संस्कृति से। ये कहानी है महाराजाधिराज समुद्रगुप्त की। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि इतिहास ही भविष्य की असली नींव है। साल 335 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने एक भरी सभा में अपने सभी बेटों के सामने समुद्रगुप्त को गले लगाया और कहा, तुम इस धरती का पालन करो। यह सिर्फ एक राज तिलक नहीं था, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं कि यह रास्ता आसान नहीं था। समुद्रगुप्त का बड़ा भाई कांच इस फैसले से खुश नहीं था। कुछ सिक्कों पर कांच का नाम मिलता है, जो इशारा करता है कि शायद गद्दी के लिए एक गृह युद्ध हुआ था। लेकिन समुद्रगुप्त ने उस आंतरिक विद्रोह को कुचल दिया और अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया, एक ऐसे मिशन के लिए जिसे दिग्विजय कहा गया, यानी दिशाओं को जीतना। समुद्रगुप्त की युद्ध नीति को समझने के लिए हमें प्रयागराज के किले में खड़े उस अशोक स्तंभ को देखना होगा, जिस पर उनके दरबारी कवि हरिशेन ने एक लंबी कविता लिखी है, प्रयाग प्रशस्ति। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये समुद्रगुप्त का वॉर लॉग है। समुद्रगुप्त जानते थे कि भारत को एक करने के लिए हर इलाकों में अलग रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले उनकी नजर पड़ी आर्यावर्त यानी उत्तर भारत पर। यहाँ उनकी नीति थी प्रसभोद्धरण यानी जड़ से उखाड़ फेंकना। उन्होंने अच्युत, नागसेन और गणपति नाग जैसे 9 शक्तिशाली राजाओं को हराया और उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुरुक्षेत्र से लेकर बंगाल तक गंगा यमुना के दोआब पर अब सीधा पाटलिपुत्र का शासन था। यह एक क्रूर लेकिन आवश्यक कदम था, क्योंकि केंद्र का मजबूत होना जरूरी था। लेकिन जब समुद्रगुप्त ने विंध्याचल के पर्वतों को पार किया और दक्षिण भारत की ओर कूच किया, तो उन्होंने दुनिया को अपनी असली कूटनीति दिखाई। यहाँ उनकी नीति बदल गई। इसे कहा गया ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, यानी पहले दुश्मन देश पर कब्जा, फिर उसे हराओ और फिर दया करके उसे उसका राज्य वापस लौटा दो। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। समुद्रगुप्त जानते थे कि पाटलिपुत्र में बैठकर 2000 किलोमीटर दूर कांचीपुरम या वेंगी पर शासन करना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने दक्षिण के 12 राजाओं को हराया, उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, उनसे टैक्स लिया और उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया। उन्होंने महेंद्रगिरी के राजा से लेकर पल्लव राजा विष्णुगोप तक को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, उस जमाने में जब सड़कें नहीं थीं, घने जंगल थे, तब एक सेना का हजारों किलोमीटर सफर करना और अजेय रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। समुद्रगुप्त का रथ यही नहीं रुका। उनकी तीसरी विजय थी आठविक राज्यों की। यह मध्य भारत के गाजीपुर से लेकर जबलपुर तक फैले घने जंगल थे, जहां वनवासी राजाओं का राज्य था। इन जंगलों को पार किए बिना उत्तर और दक्षिण का मेल नहीं हो सकता था। समुद्रगुप्त ने इन जंगली कबीलों को अपना सेवक बना लिया। अब बारी थी सीमावर्ती राज्यों की। पूर्व में समतट बंगाल, कामरूप असम और नेपाल जैसे राज्यों ने, और पश्चिम में मालवा, अर्जुनियन और यौधेय जैसे गणराज्यों ने समुद्रगुप्त की विशाल सेना को क्षितिज पर देखते ही हथियार डाल दिए। उन्होंने सर्व करदान और आज्ञाकरण की नीति अपनाई, यानी टैक्स दो, आज्ञा मानो और राज करो। और अंत में भारत के बाहर की विदेशी ताकतें, कुषाण और शक, जो कभी भारत पर राज करने का सपना देखते थे, उन्होंने समुद्रगुप्त के दरबार में आकर अपनी बेटियों का विवाह गुप्त वंश में करने का प्रस्ताव रखा। इसे कन्योपायन कहा गया। अफगानिस्तान तक के शासकों ने समुद्रगुप्त की गरुड़ मुहर को स्वीकार कर लिया था। लेकिन क्या समुद्रगुप्त सिर्फ एक प्यासा योद्धा था? क्या उसकी पहचान सिर्फ खून और युद्ध के मैदान थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। यही बात उन्हें नेपोलियन से अलग बनाती है। जब युद्ध के नगाड़े शांत होते थे, समुद्रगुप्त के हाथों में तलवार की जगह वीणा होती थी। इनके द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को देखिए। एक तरफ वो परशु कुल्हाड़ी लेकर यमराज की तरह खड़े हैं, दूसरी तरफ वो पालथी मारकर बैठे हैं और मग्न होकर वीणा बजा रहे हैं। उन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी।
कहते हैं कि वो नारद और तुम्बुरु जैसे गंधर्वों को भी संगीत में लज्जित कर सकते थे। वो एक रक्षक भी थे और एक कलाकार भी। वेदों के ज्ञाता थे और शास्त्रों के विद्वान। उनके दरबार में वसुबंधु जैसे बौद्ध विद्वानों का भी उतना ही सम्मान था जितना ब्राह्मणों का। ये वो दौर था जब तलवार की धार और कलम की स्याही दोनों ने मिलकर भारत की संस्कृति को गढ़ा। समुद्रगुप्त ने अपनी जीत का जश्न किसी आम तरीके से नहीं मनाया। उन्होंने सदियों से बंद एक प्राचीन वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित किया। अश्वमेध यज्ञ, एक घोड़ा छोड़ा गया जिसके माथे पर गुप्त साम्राज्य की चुनौती लिखी थी। वो घोड़ा जहां जहां गया वो जमीन समुद्रगुप्त की होती गई। इस यज्ञ के बाद उन्होंने जो सिक्के जारी किए उन पर लिखा था अश्वमेध पराक्रम, यानी वो जिसके पास अश्वमेध जैसा पराक्रम है। उन्होंने सोने की अशर्फियां चलवाई जिनमें मिलावट न के बराबर थी। यह शुद्ध सोना इस बात का सबूत था कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी। व्यापार रोम और चीन तक फैला था। रेशम मार्ग पर भारतीय व्यापारियों का दबदबा था। लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे क्योंकि राज्य में समृद्धि और सुरक्षा दोनों थी। इसी को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन एज कहा है। समुद्रगुप्त का शासनकाल सिर्फ सीमाओं के विस्तार का नहीं था बल्कि भारतीय चेतना के विस्तार का था। उन्होंने वैष्णव धर्म को माना, अपना चिन्ह गरुड़ रखा, लेकिन कभी भी धर्म को तलवार की नोक पर नहीं रखा। उन्होंने जो ढांचा खड़ा किया उसी की नींव पर उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने नवरत्नों का दरबार सजाया, जहां कालिदास और वराहमिहिर जैसे सितारों ने जन्म लिया। अगर समुद्रगुप्त ने वो युद्ध न जीते होते, अगर उन्होंने भारत को एक राजनीतिक छत्र के नीचे न लाया होता, तो शायद कालिदास के नाटक, आर्यभट्ट का गणित और अजंता की गुफाओं की कला कभी पनप ही नहीं पाती। समुद्रगुप्त के समय को क्यों भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है, अक्सर आपके मन में आता होगा। आइए जानते हैं इस आखिरी अंक में। लगभग 40 साल तक अखंड शासन करने के बाद जब 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने अपनी देह त्यागी, तो वो अपने पीछे सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बल्कि भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन एज छोड़ गए। उनका प्रभाव हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गूंजता था। V.A. स्मिथ ने उन्हें नेपोलियन कहा, लेकिन सच तो यह है कि यह तुलना उस महान सम्राट का अपमान है। नेपोलियन की कहानी वाटरलू की हार और निर्वासन पर खत्म हुई, जबकि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में पराजय शब्द कभी सुना ही नहीं। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा ने फ्रांस को बर्बाद किया, लेकिन समुद्रगुप्त की दृष्टि ने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया। प्रयागराज का वो पत्थर आज भी गवाही देता है कि एक ऐसा राजा था जिसका शरीर भले ही कई युद्धों के घावों से भरा था, लेकिन जिसके सिक्कों पर वीणा बजती थी और हृदय में संगीत बजता था। उसने तलवार से सीमाएं जीती और संगीत से आत्मा। वो भारत का नेपोलियन नहीं था, वो भारत का एकमात्र समुद्रगुप्त था, अद्वितीय, अपराजित और अमर। अगर आप भी भारत के उस इतिहास को जीना चाहते हैं जिसे अक्सर किताबों में कम करके आंका गया, तो अभी हमारे चैनल एंशिएंट इंडिया व्लॉग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। इतिहास रटने के लिए नहीं, समझने और गर्व करने के लिए है। जुड़िए हमारे साथ इस सफर में।